व्यंजन के बाद स्वर आ जाए और पांचवी स्थिति है विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। ये 5 स्थितियां बनती हैं। जब ये इस स्थिति पर हम सब रहते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधियों में भी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये 3 स्वर संधि हमने पढ़ी है जिसमें स्वरों का निर्माण होता। स्वर संधि में भी 2 संधियां ऐसी आप लोगों ने पढ़ी हैं, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, जिसमें व्यंजन वर्ण बने हैं, है ना। ये स्थिति परिस्थिति हमारी विसर्ग की है। अब कितने 3 स्थितियां बच रही हैं। कौन कौन सी? जब स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है, जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आता है और जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है। ये तीनों स्थितियां जब हमारे सामने आती हैं तब व्यंजन संधि का निर्माण होता है या हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि का ही है। ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल लें संधि। अब देखिए इसमें बहुत सारे नियम आएंगे, नियम हम लोग लिखते चलेंगे और नियम के आधार पर हम लोग कुछ उदाहरण को देखते चलेंगे। नियम नंबर पहला, जब अघोष व्यंजन के बाद जब अघोष व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या सघोष हो, जब अघोष व्यंजन के बाद कोई स्वर या सघोष वर्ण आए तो अघोष का अपना सघोष हो जाता है। लिख लिया। अब ये बताइए कि आप लोगों में से अघोष कितने लोग नहीं जानते? जो जानते हैं चुपचाप बैठे रहे। कितने लोग नहीं जानते अघोष सघोष? यदि आप कह देते कि काका काका हमको पहले पढ़ना है तो आपको मालूम होता है। खैर चलिए, ता, था, पा, फा, शा, शा, सा। हमारे ख्याल से ये 13 वर्ण आपके सामने हैं जिन्हें अघोष कहते हैं। अघोष का मतलब यह होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होता। आ माने नहीं, घोष माने कंपन, वाइब्रेशन। ठीक, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। सघोष क्या है? सा माने सहित, घोष माने कंपन। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता है सघोष कहते हैं। वो कितने होते हैं? इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए।
इसके अलावा जो भी बच रहा है सब सघोष है। इनके अलावा वामन वर्णों में इनके अलावा सारे सघोष में जाएंगे। लिख लिया? तो जो आपने नियम लिखा है उसके कुछ उदाहरण हो जाए। वाक धन ईस, वाक धन ईस। अब देखिएगा यहां पर वाक धन ईस, ये बहुत पुराना शब्द है और ये शब्द कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। मैंने इस शब्द को इसीलिए लिया है, यदि हम परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का अन्वय करें तो शायद हमारी तैयारी और हम तैयारी की ओर नजदीक चले जाते हैं। ठीक है ना? तो नए नए शब्द ढूंढिए, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं उनका अन्वय जरूर करिए। बैठे बेटा। अब देखिए परिभाषा क्या थी कि जब अघोष के बाद कोई स्वर या सघोष आता है तो अघोष का अपना सघोष हो जाता है। यही परिभाषा नियम था ना? तो ये क्या है? ये का अघोष है ना? और ये क्या है? स्वर है। स्वर हमेशा से सघोष होता है, ये चिंतन करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि कोई स्वर सघोष होगा या अघोष होगा। कोई यदि स्वर है तो हर हाल में वो सघोष ही होगा। ठीक? तो देखिए, तो का क्या बन गया? गा बन गया। श्रद्धा जी, का क्या बन गया? बस हो गया। जब सघोष के बाद स्वर है या कोई और सघोष होता तो ये अपना सघोष, अपना सघोष यानी का, गा। अपना सघोष का मतलब यही है, का अपना गा है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, इसलिए कि मैं सोया नहीं हूँ कल से। हाँ, इसको मिला लीजिए। बन गया वा ग। अब देखिए गा भी यहाँ हलंत है। अब ये बड़ी ई, अब ये माने कोई भी स्वर वर्ण जब किसी व्यंजन वर्ण में समाहित होता है तो कैसे समाहित होता है? जाके घुस जाता है का? हाँ, मात्रा बनकर। मात्रा मतलब क्वांटिटी। जैसे चाय में शक्कर की मात्रा, हाँ, जैसे चाय में शक्कर की मात्रा, चाय में दूध की मात्रा, वैसे ही वर्णों में प्रयुक्त हवा की मात्रा। ठीक? तो मात्रा लग गया। ये चिन्ह है, हम इन्हें चिन्ह कहेंगे। जिन्हें हम मात्रा कह रहे हैं दरअसल वो मात्रा के चिन्ह हैं। बड़ी ई का चिन्ह शायद ये होता है। अब ये हलक आपका हट गया। अब ये सा बच रहा है, ये सा लिख दीजिए। ठीक? एक और शब्द परीक्षा में बहुत आया है, जगत धन अम्बा। कैसे? जगा ता का अपना सघोष ता, जगद। अब ये हलंत था, हलंत में ये आ जाएगा, हलंत हट जाएगा। अब ये आधा मां और बा, जगदम्बा। ठीक है?
इसी तरह से मैं बोलता चला जाऊं जी। ये क्या होता है बेटा? ये दो अघोष हैं, ये अघोष था, इसका अपना सघोष क्या होगा? यानी तीसरा वर्ण। किसी भी पंक्ति का तीसरा वर्ण सघोष होता है। आप